हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। कल हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए थे, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड वैसे भी कल आज ज़्यादातर न्यूज़ में आपको विमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड ही आर्टिकल मिल रहे हैं। जस्ट डोंट गो लाइन बाय लाइन, हमें कुछ एक बातें ही जाननी है इसके बारे में अपने मीन्स के पर्पज से। ऑलराइट, ये लोग जो डेली एक्सपर्ट्स अपने अपने ओपिनियन देते रहते हैं, पॉलिटिशियंस अपने ओपिनियन लिखते रहते हैं, वो इट्स मोर लाइक बोल बच्चन, उतना आपको जरूरत पड़ेगा नहीं कभी। ऑलराइट, सिर्फ आप बेसिक्स जानिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कल का न्यूज़पेपर मिस भी हुआ है तो वो इतना ज़्यादा आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट, चलिए पहले इससे पहले बिल की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपके प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनता है इसके बैकग्राउंड से, वो बनता है कि कौन से बिल लैप्स कर जाते हैं लोकसभा के रिजोल्यूशन होने पर और कौन से नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि सबका ध्यान बिल पर तो है, लेकिन ये पहले इतनी बार लैप्स हुआ है, 2010 में लैप्स हुआ था, उससे पहले भी कई बार अटेम्प्ट हुए हैं, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम भी हुए थे। तो लोकसभा के टाइम डिसोल्यूशन की वजह से कौन से बिल लैप्स करते हैं कौन से नहीं, ये जानना जरूरी है। ये आपको प्रीलिम्स में शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट थिंग, देखिए वो सारे बिल जो पेंडिंग है लोकसभा में, एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंटली कि अगर वो बिल राज्यसभा से ओरिजिन होके और पास होके आया है, ठीक है, अगर राज्यसभा ने भी ट्रांसमिट करके लोकसभा में भेजा है वो बिल, वो भी लैप्स कर जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर आपको फंसाया जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद जो बिल लोकसभा ने पास किया हो, पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, वो भी लैप्स कर जाएगा। ऑलराइट, जो फर्स्ट वाला था उसमें तो दोनों हैं, ठीक है, भले ही चाहे ट्रांसमिट किया गया हो बाय राज्यसभा, वो भी लैप्स कर जाएगा। राइट, और क्या लैप्स नहीं करेगा, अगर किसी बिल पर डिसएग्रीमेंट हुआ है दोनों हाउसेस में और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग को नोटिफाई कर दिया है, ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी गई है, तो वो लैप्स नहीं करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, वो बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है बट दे आर नॉट पास बाय लोकसभा। ओके, वो राज्यसभा में ही ओरिजिन हुआ था उनका और वहीं पर अभी पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉट ट्रांसमिटेड बाय लोकसभा, क्योंकि अगर लोकसभा ने ट्रांसमिट किया होता यानी ये वाली सिचुएशन, तो वो तो लैप्स कर जाता, ठीक है। बट जो राज्यसभा में ही ओरिजिन हुआ हो वहीं पर पेंडिंग है, तो ऐसा बिल लैप्स नहीं करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर दोनों हाउसेस से पास हुआ हो और सिर्फ प्रेसिडेंट का एसेंट पेंडिंग हो, ऑलराइट, तो भी बिल लैप्स नहीं करेगा। और अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया हो हाउसेज में, दोनों हाउस से पास होने के बाद रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया प्रेसिडेंट ने, तो वो बिल भी लैप्स नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो दीज टू सिचुएशन जहां लैप्स कर जाएगा एंड दीज फोर सिचुएशन जहां लैप्स नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेजोरिटी की, ठीक है, मेजोरिटी कई तरह की हो सकती है। एक होगी सिंपल मेजोरिटी, वो आपको पता है कि दैट यू नो 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ हाउस का कोरम क्या है, कोरम मतलब मिनिमम इतने लोग होने चाहिए मीटिंग के लिए, तभी हाउस असेंबल हो सकता है। कोरम है हमारे यहाँ का 10%, राइट। तो सपोज राज्यसभा का केस लेते हैं, 230 मेंबर हैं, तो कोरम यानी 23 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और इन 23 में से 50% का सपोर्ट होना चाहिए वोट आपके फेवर में। ऑलराइट, ये होती है सिंपल मेजोरिटी। इसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी होती है हाउस की टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप का 50%। दैट इज अगर 230 मेंबर्स हैं तो मेजोरिटी हो जाएगी आपकी 116, राइट, 50%। एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये ट्रिकी है आपके लिए कि प्रेजेंट कितने हैं उस दिन। ऑलराइट, जैसे अगर 230 में से 210 ही आए, तो इसमें से भी आपको 2/3 का सपोर्ट चाहिए, यानी कि अराउंड 140 वोट्स का सपोर्ट चाहिए। राइट, इसलिए जब स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है ना, तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सपोज कीजिए कि इस दिन सिर्फ 150 मेंबर ही प्रेजेंट थे, तो 2/3 निकालें, इसका कितना हुआ, 50, 100, ठीक है, 100 वोट आपको फेवर में मिल गए, 2/3 मेजोरिटी। तो फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, क्योंकि उसके तो 116 चाहिए थे, लेकिन आज अटेंडेंस ही कम थी,
तो 2/3 मेजोरिटी वोट हमने ले ली है, उसके बाद भी हम फर्स्ट कंडीशन में फेल हो गए। ऑलराइट, तो इसी के लिए इस अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हर पार्टी व्हिप जारी करती है अपने मेंबर्स को दैट यू मस्ट बी प्रेजेंट हियर। ऑलराइट, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड टाइप की होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, हमारे हाफ स्टेट्स को अपना कंसेंट देना होगा। ऑलराइट, और ये स्टेट्स कंसेंट देते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी उनके यहाँ पर जितने मेंबर उस वक्त प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे वो। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में ट्रिक कर सकती हैं। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग कि ये जो सिंपल मेजोरिटी वाला केस है, इसे हम अमेंडमेंट तो मानते हैं बट नॉट अंडर आर्टिकल 368। ओके, इट इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, बट दीज टू आर दी ओनली कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। ऑलराइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की अमेंडमेंट दी हुई है, बट आउट ऑफ दैट ओनली दीज टू, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स, they are considered the constitutional amendment under article 368। ऑलराइट, एंड स्टेट्स अपना कंसेंट सिंपल मेजोरिटी से देते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी। अब हम आते हैं बिल की बात पर। तो बिल के कंटेक्स्ट में फिलहाल आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए कि आप 33% रिजर्व करने वाले हो सीट विमेंस के लिए, बट दैट विल बी ओनली इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनके जो काउंटर पार्ट होते हैं दैट इज राज्यसभा, वहां पर नहीं होगा ये एप्लीकेबल, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का काउंटर पार्ट दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, वहां भी नहीं होगा। और ये कितने स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ये सभी जगह पर नहीं है। ऑलराइट, एक तो है आपका महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। राइट, और इधर नॉर्दर्न इंडिया रीजन में यूपी एंड बिहार। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, बट अभी तो खैर वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज कि ये 33% सीट्स दी जाएंगी जब, तो अराउंड 180 समथिंग सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी आउट ऑफ अभी प्रेजेंट का जो 543 सीट्स है ना, उसके कंटेक्स्ट में 180 सीट्स विल बी रिजर्व। बट इस 180 में इस 180 में जो अलग से एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन होता है, ठीक है, सपोज कि आज हमारे पास पार्लियामेंट में अराउंड 90 सीट्स रिजर्व हैं एसटी एससी के लिए, तो इनमें विद इन दिस एसटी एससी रिजर्व सीट्स में से भी 33% विमेन को जाएंगी। तो अब मान लीजिए कि 30 सीट्स एसटी एससी कोटे में से ही एसटी एससी की विमेन को चली गई, तो अब इसे 180 में से बची 150। ऑलराइट, तो अब ये 150 सीट्स एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन होंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि विमेन को एसटी एससी वाले रिजर्व सीट्स में टिकट मिल गई या मेंबरशिप मिल गई तो कोई एसटी एससी की विमेन ओपन सीट पे फाइट नहीं कर सकती, वो कंटेस्ट कर सकती है डिपेंडिंग की पार्टी उसको टिकट देती है या नहीं। ऑलराइट, so this 150 plus this 30 extra reserve for women। अरे, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बेसिक्स बताने थे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप देख लेते हैं कि न्यूज ने क्या दिया है हमें। तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है दैट विल गिव 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। The bill extends the quota to seats reserved for ST/SC, जो मैंने आपको बताया कि उसमें जितनी टोटल सीट है ST/SC के लिए उसमें से 30% विमेन को देनी होंगी। राइट, बट अब स्टेट ने थोड़ा, सेंटर ने इसमें भी गेम किया है। सेंटर ने ये कहा है कि ये बिल के प्रोविजन लागू कब से होंगे। पहली बात देखो, फर्स्ट थिंग इज कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है इट इज जस्ट एन इनेबलिंग प्रोविजन। ये सिर्फ गवर्नमेंट को इनेबल करेगा कि आप ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो, बट ये डिमार्केशन कौन सी सीट रिजर्व होगी, कितनी रिजर्व होंगी, ओके, ये सब डिसाइड करेगी गवर्नमेंट बाय इनेक्टिंग ए सेपरेट लॉ। ये डिमार्केट करेगा कि कौन कौन सी सीट्स रिजर्व होंगी, और आप रोटेशन बेसिस फॉलो करेंगे। रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आज पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में है, ओके, जैसे ये सपोज के अलग अलग सीट्स हैं, ओके, तो हर 3 साल में, जैसे इस बार ये सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो गई, ठीक है, फिर उसके अगले इलेक्शन में ये वाली हो जाएगी, ठीक है, फिर कभी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, फिर ये वापस से यहाँ पे फिर ओपन हो जाएगी ये, ठीक है, फिर ये ओपन हो जाएगी, इस तरह मतलब रोटेशन बेसिस पे चलता है। ऑलराइट, तो एक तो तरीका ये है कि रोटेशन बेसिस पे रखा जाएगा लोकसभा राज्यसभा की। अब देखिए, इसको जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम ये सारे प्रोविजन देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि कई एमपीज ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर 8 से 9 बार, इवन हमारे एमपी में एक है जो 13 बार तक लगातार चुनाव जीते हैं अपनी सीट से।
और तो जो आप हिंदी में बोलते हो कि अपना गढ़ बन जाता है उनका, बैस्शन बन जाता है उनका। ऑलराइट, तो ऐसे में क्योंकि जब पहले इस बिल का विरोध हुआ था ना, तब लालू प्रसाद यादव वाज द वन हु सेड कि हम अपनी जिंदगी के 30 साल देते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपनी पकड़ बनाने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि आप अपनी सीट खाली कीजिए और विमेन को दीजिए। राइट, तो कहीं ना कहीं विमेन रिजर्वेशन दे भी दोगे ना, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो विमेन रिप्रेजेंट वाकई विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करेंगी, बट मोर लाइक बी अ रबर स्टैम्प टू देयर हस्बैंड और फादर और हुएवर। राइट, इसी से एक टर्म हम लोग को पंचायत में देखने को मिलता है, पति पंचायत। राइट, जहां पर जब विमेन सीट आती है तो जो सरपंच होते हैं या जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को बनवा लेते हैं। ओके, बट चलती उनकी है, सिर्फ नाम के लिए होती है वो विमेन सरपंच। राइट, तो वैसे कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे इस बिल में जैसे चीजें आगे जाएंगी, बट अभी जितना फिलहाल हमारे पास है हम उतना रीड करते हैं। दिस विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर this will come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose. Right, after that the relevant figure for the first census taken after commencement of article 22 readjustment के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसको मुझे आपको फिर से शायद थोड़ा सा डिटेल में ले जाना पड़ेगा। देखिए, डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन मतलब जैसे एक स्टेट है, सपोज ये है, ठीक है, तो इसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ब्रेक करना। ठीक है, कि ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनका इतना इतना एरिया होगा एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ठीक है, तो इन एरियाज में कि ये एक सीट बनेगी। ठीक है, इसकी टेरिटरी डिफाइन कर दी। ऑलराइट, इसे कहते हैं डिलिमिटेशन। राइट, एक स्टेट्स को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ब्रेक करना, उनके टेरिटोरियल एरिया को, और एक टेरिटरी को एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज डिलिमिटेशन। और एक तो ये पहले हुआ काफी बार, 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ। राइट, अब 71 तक आते आते क्या होने लगा था कि ये देखने को मिल रहा था कि सदर्न स्टेट्स जो थे, साउथ के स्टेट, उन्होंने अपने पॉपुलेशन मेजर्स थोड़े अच्छे लिए थे तो वो कंट्रोल कर गए थे। ठीक है, नॉर्थ वालों ने उतना अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो उससे क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन के बेसिस पर ही नंबर ऑफ सीट्स दी जा रही थी। तो सदर्न में इनकी, सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम होती जा रही थी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। ठीक है, जबकि नॉर्दर्न की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसलिए इनकी सीट्स इंक्रीज होती जा रही थी। तो सदर्न स्टेट्स को चैलेंजिंग लग रहा था कि ऐसा होगा तो फिर पार्लियामेंट में नॉर्दर्न साइड से आने वाली पार्टीज का ही डोमिनेंस रहेगा। ऑलराइट, और आज भी अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी सीट्स कहाँ से आ रही है? नॉर्थ इंडिया से। बट तो ये नॉर्थ साउथ का डिवीजन ना हो, इसलिए 1971 में बाय 42nd अमेंडमेंट इन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये सोचकर कि शायद बाय 2001 ये जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है नॉर्थ एंड साउथ में, ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, तब हम फिर नंबर ऑफ सीट्स को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। जैसे अभी 550 के आसपास है, तो उसको हम लोग रिव्यू कर पाएंगे फिर कि आप कितनी किस किस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बट हमने देखा कि 2001 तक भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर अगेन हमने 2001 में वापस से इसको फ्रीज कर दिया कि चलिए ये जो फ्रीजिंग थी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर 25 ईयर्स, दैट इज टिल 2026। तो अब 2026 में डिलिमिटेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसस। राइट, गोल ये है कि जो वेरी फर्स्ट सेंसस होगा, जो पहला सेंसस होगा आफ्टर 2026, दैट इज एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए था 2031 में। ठीक है, तो इस सेंसस की बेसिस पर पॉपुलेशन जो भी रहेगी उस टाइम नॉर्थ साउथ स्टेट सबकी, उस बेसिस पर स्टेट्स को नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की जाएंगी। ओके, लोकसभा में। ये बात समझ में आई? तो अब देखिए, गवर्नमेंट जो 2021 में सेंसस होना था उसको पोस्टपोन करती रही। ठीक है, पहले कोविड का रीजन, उसके बाद जो भी रीजन हो, तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि अगर ये साइकिल शुरू होती भी है सेंसस की, तो 2024 में यहाँ पे हाउस होल्ड की लिस्टिंग होगी, 2025 में जाकर पूरा सेंसस कंडक्ट होगा। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं 2026 तक ही हमारे पास पूरा कंपाइल होकर डेटा आएगा कि हमारी पॉपुलेशन, हमारा एग्जैक्ट है क्या सेंसस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आज हमारा जो प्रेजेंट पार्लियामेंट ना वो अभी भी रिप्रेजेंट कर रहा है 1971 की पॉपुलेशन को। उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स हैं आज हमारे पास पार्लियामेंट में जितनी 1971 के इलेक्शन के टाइम थी। क्लियर? तो ये तो है कि हाँ, ये लिमिटेशन होना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट डे रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करे। बट गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन शायद डेलिबरेटली कर रही है बार बार, ताकि जब ये 2026 में डिलिमिटेशन करवाएं
तो उनके पास 5 साल पुराना डेटा ना हो, अगर 21 में सेंसस हुआ होता 2021 में, तो 5 साल पुराना हो जाता वो डेटा, ठीक है, और ना वो 2031 तक वेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये सेंसस हमें 2026 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और आप देख सकते हैं कि नए पार्लियामेंट हाउस जो बनवाए गए हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज्यादा हैं, राइट, तो वो बनाई इसलिए गई है। एंड व्हेन प्रणब मुखर्जी वाज द प्रेसिडेंट ही सेड कि इंडिया नाउ नीड्स एटलीस्ट 900 प्लस सीट्स इन दी लोकसभा। ओके, दैट वाज द ओपिनियन ऑफ प्रणब मुखर्जी। एंड लोकसभा में इस वक्त जो नंबर ऑफ सीट्स लगाई भी गई ना न्यू हाउस में, वो भी 900 के आसपास ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो विमेन रिजर्वेशन आएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सीट्स लेकर आएगा, ठीक है, जो नई रिजर्वेशन आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी की पुरानी सीट्स जो ऑलरेडी हैं उनमें कोई ये कहेगा कि मैंने मैंने इसको अपना गढ़ बनाया था, अब ये सीट मेरे से चली गई। वो बहुत पूरा डिलिमिटेशन होगा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो वैसे तो मैं नहीं कहना चाहता, बट शायद जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं अभी दिसंबर में, इनमें क्या परफॉर्मेंस रहती है रूलिंग पार्टी की, दैट इज बीजेपी, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आगे क्या हमारी कंट्री किस रास्ते पे जाएगी। दे कैन डिले दिस 24 इलेक्शन ऑन दिस बेसिस कि हम लोग ये इलेक्शन 25 या 26 में करवाएंगे डिलिमिटेशन के बाद। ओके, वो कर सकते हैं ऐसा, बट खैर वो सब हमारा डोमेन नहीं है बात करने का। ऑलराइट, कनाडा की न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर ट्रूडो ने ये कह दिया है कि ये जो यहाँ पर किलिंग हुई है एक खालिस्तानी लीडर की, वो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा इंडिया का रोल है उसमें, लेकिन इन्होंने ऐसे कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए हैं अभी हाउस के सामने, एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए। तो जब एविडेंस आएंगे तब देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेल कर दिया था हमारे इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से, तो हमने भी उनके सीनियर डिप्लोमेट को दिल्ली में एक्सपेल कर दिया। ओके, मतलब आप बस ये कह सकते हैं कुल मिला के कहीं ना कहीं थोड़े जो रिलेशन है कनाडा के साथ वो हमारे थोड़े लो पे जा रहे हैं। और एक तो ये रीजन हो गया, और दूसरा हमने पिछली बार देखा था कि दोनों ही कंट्रीज ने अपने एफटीए के नेगोशिएशन फिलहाल के लिए रोक दिए। और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है 37% इंडियंस विथ हाई बीपी डायग्नोज एंड 30% गेट ट्रीटमेंट। See, at least 4.6 million deaths in India can be prevented by 2040 if half of its hypersensitive people population control its blood pressure। तो ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप ये सब याद रखिए, क्योंकि सी द फैक्ट इज कि इतना कुछ आपको याद रहेगा नहीं, इतनी माइनर माइनर चीजें एग्जाम के लिए। ओके, और ना आपको एग्जाम हॉल में याद आने वाली हैं। सो बी रियलिस्टिक, वही पढ़िए जो आप एग्जाम में यूज कर सकें, अननेसेसरीली कुछ भी मत पढ़ते रहिए। Okay, so this women reservation will kick in only after completion of the delimitation exercise based on first census conducted after the passage of the bill। तो वो फर्स्ट सेंसस 2025 में भी हो सकता है, 24 में भी हो सकता है, या 31 में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की मर्जी। ये बिल मैंडेट विमेन रिजर्वेशन फॉर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स का सनसेट क्लॉज डाला गया है इसमें, उसके बाद फिर रिव्यू किया जाएगा, रोटेशन बेसिस पे सीट्स रिजर्व की जाएंगी। राइट, अभी हमारी स्ट्रेंथ है 543, तो अगर इस पे हम रिजर्वेशन अप्लाई करें तो 181 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। राइट, और 181 मेंबर्स होनी चाहिए थी अगर ये 33% रिप्रेजेंटेशन होता तो, बट अभी विमेन रिप्रेजेंटेशन है 82 विमेन, ये तो काफी कम है। अभी बिल इंसर्ट करेगा आर्टिकल 330 ए में क्लॉज 1 जो रिजर्वेशन देगा सीट्स का, राइट, 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर ST/SC इन लोकसभा, और इसी का थर्ड क्लॉज आपको देगा 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा। Okay, and it will not apply to Rajya Sabha and Legislative Council. This is fact. Then, given that it is a constitutional amendment bill, special majority से पास करना होगा और ratification भी चाहिए half of the state assemblies का। Right. Observing the growing contribution of women in every sector, be it Chandrayaan mission or MOM mission on Mars. Okay, so PM called for the including more of them in policy making and spoke about women-centric steps taken by government like Ujjwala scheme, okay, toilets under Swachh Bharat mission, financial inclusion through Mudra Yojana and so on. All right. अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मेन से मिल सकता है फ्रॉम द स्टैटिक क्वेश्चन की विमेन का रोल फ्रीडम फाइटिंग में अच्छा खासा रहा, ठीक है। और गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में कि उन्होंने पीजेंट्स, लेबरर्स और विमेन सबको फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ दिया।
और आपको पता है कि विमेन सबसे ज़्यादा एक्टिव थी इन पिकेटिंग, ओके, अल्कोहल शॉप्स स्पेशली। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कई बार कि विमेन को कांग्रेस ने उस टाइम, या आप कह लीजिए कि जो फ्रीडम मूवमेंट थी गांधी जी की लीडरशिप में, उसने विमेन को एज अ लॉ ब्रेकर तो बहुत यूज किया, ठीक है। बट जब बात पावर शेयर की आई तो लॉ मेकर का रोल में, लॉ मेकर के रोल में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम दिया गया। राइट, सो इस एंगल से आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है। लॉ ब्रेकर की तरह तो फ्रीडम मूवमेंट में विमेन्स वर वेरी एक्टिव, बट व्हेन इट केम टू बिकमिंग ए लॉ मेकर तो उनका रोल बहुत कम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सब बातें हैं, सेंसस की 42nd अमेंडमेंट फ्रीज वगैरह कर दिया, जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, तो बार बार सेम चीज मत पढ़िए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। ये खालिस्तानी वालिस्तान की ये फालतू चीजें पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। आपको बस पता है ना कि दो इशू चल रहे हैं कनाडा में, एफटीए नेगोशिएशन रोक दिए गए, और ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज की वजह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफी लो हो गए हैं, ठीक है। हमारे डिप्लोमेट को उन्होंने एक्सपेल कर दिया, तो टिट फॉर टैट हमने उनके डिप्लोमेट को कर दिया। बस इतना जानना है, काफी है, और कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब वही विमेन इश्यूज, विमेन रिजर्वेशन बिल पे बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको मैं आपको मेंस वाली सीरीज में तो कराऊंगा ही अलग से। अच्छा प्लीज यार मुझे ना कमेंट सेक्शन में एक चीज बता दो कि आप में से कितने हैं जो इस मेंस 450 प्लस सीरीज को रेगुलर देख रहे हो, बिकॉज आई सीरियसली वांट टू कंसिडर इट कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, ठीक। सो प्लीज मुझे एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में क्लियरली बता दो कि आप में से कितने देख रहे हैं इसे। मैं एक या दो बच्चों के लिए नहीं बना सकता इतनी मेहनत करके चीजें। सॉरी टू बी हार्श बट दैट्स नॉट पॉसिबल यार, दैट इज ट्रूली इम्प्रैक्टिकल। सो प्लीज एटलीस्ट मुझे बता के जाइए कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने इस मीन्स 450 सीरीज को बेनिफिशियल मान रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं। हाईएस्ट परसेंट ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेसीज, ठीक है, तो इंडिया में है 78%। ये 2019 के लोकसभा में इतनी जीत के आई थी, बाकी तो बढ़ के अभी बाई इलेक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो 82 वुमेन है हमारे यहाँ, ठीक है। मैक्सिको में देखिए 50%, न्यूजीलैंड 50%, इवन स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये तो सब एडवांस इकोनॉमीज, तो इनके यहाँ तो वुमेन रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता ही है। बट इवन लुक एट दिस साउथ अफ्रीका, इवन दिस हैज 45%, राइट। अर्जेंटीना 44%। और ये सब इतनी एडवांस कंट्रीज नहीं मानी जाती, बट स्टिल से रिप्रेजेंटेशन का कितना अच्छा है, राइट। इवन लुक एट पाकिस्तान 20%, ब्राजील 17%, मतलब पाकिस्तान से भी थोड़ा पीछे हैं इस चीज में। ऑलराइट, ये सब, ये जो आर्टिकल नंबर और ये सब जो अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ना, ये माइनर माइनर बातें, ये सब मैं आपको अपने मेंस लेक्चर में अच्छे से करवा दूंगा। ये अभी इसमें रैंडम पढ़ोगे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ऑलराइट। वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट सेंसस जो भी 2026 के बाद पब्लिश होगा उसके हिसाब से ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब सबसे अर्लीस्ट जो सेंसस हो सकता है वो हो सकता है 2025 में, क्योंकि हाउस लिस्टिंग करने में एक साल चला जाएगा 2024 तक, फॉलोड बाय एक्चुअल सेंसस इन 25। और तो 25 से पहले सेंसस हो भी नहीं सकता। इट डजंट प्रोवाइड स्पेसिफाई हाउ दी सीट्स विल बी आइडेंटिफाइड, ओके, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हो रहा है इट इज जस्ट इनेबलिंग इन नेचर। इट विल ग्रांट द गवर्नमेंट द पावर टू इनेक्ट ए लॉ दैट डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स विल बी एड्रेस्ड बाय सेपरेट लॉ। उसके लिए अलग से लॉ इनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। या तो आप लॉ ड्रॉ कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम में हम कौन सी 33% सीट्स को रिजर्व करें, और आप रोटेशन बेसिस यूज कर सकते हो आगे के लिए, राइट। फिर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 lays down the broad principle for reserving seats, deciding the number of parliamentary and assembly constituencies to be reserved based on the population. As far as practicable, the located in areas where proportion of their population is total in largest, ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की सीट की बात हो रही है, जहां पर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी उस हिसाब से हम रिजर्व कर सकते हैं। फिर रिजर्वेशन पंचायती राज में तो है ही, आपको पता ही है, अंडर आर्टिकल 243 डी, ओके। एस टी एस सी को, एस टी को दिया गया है 1/3 रिप्रेजेंट रिजर्वेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम 1/3 वहां पर वेमेन को भी दिया हुआ है, और कई स्टेट्स ने, ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स ने इसको बढ़ाकर 50% भी कर दिया है। ये सब खालिस्तान वालिस्तान ये इतना मत पढ़ो, आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है। वही सब है, वेलकम वेमेन, ये बात कर रहा है आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस।
फिर मैं ये सब ये लीडर्स पॉलिटिकल लीडर अपने अपने हिसाब से लिखते रहेंगे, हमें फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आईएमईसी। इसमें मैं आपको पूरा मेन सीरीज में लेक्चर दूंगा इसका, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देके जाइए। अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लग रही है तो आई विल जस्ट डिसकंटिन्यू इट, क्योंकि उसके लेक्चर बनाने के लिए काफी रिसर्च करना पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो आपको पता है कि ये जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन रहा है, इसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई ये मेंबर है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये तीनों ब्रिक्स के मेंबर है। ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें, ओके। तो कहीं ना कहीं इंडिया वेस्ट एशिया दोनों ही एक दूसरे का जो रिलेशन था, जो अभी तक मोस्टली एनर्जी पर ही डिपेंड था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने में लगे हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई को भी अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी है, और इंडिया भी चाहता है कि इन कंट्री के साथ मेरे रिलेशन इतने स्ट्रांग हों कि सिर्फ एनर्जी तक लिमिट ना रहे, डाइवर्सिफिकेशन करना है इन तीनों कंट्रीज को आपस में। उसके अलावा यूरोप से फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन कमीशन, इन्होंने अनवील किया है मल्टी मॉडल। अब मल्टी मॉडल का मतलब क्या है? मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि किसी एक ट्रांसपोर्ट पर नहीं डिपेंड है। अगर शिप है तो सिर्फ शिप पर डिपेंड नहीं है। वो सामान फिर आगे रेल के थ्रू भी जाएगा, वो वाया रोड भी जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इसे कहते हैं मल्टी मॉडल कॉरिडोर। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। ये दो दो रूट हैं इसमें। एक तो ईस्टर्न रूट है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले मैप में, अगर आपने फॉलो किया होगा रेगुलर तो, ठीक है। एक ईस्टर्न रूट है जो वाया अरब गल्फ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से समुद्र से सीधे जाएगा आपका सऊदी अरेबिया और यूएई, और वहां से फिर वाया लैंड रूट सऊदी अरेबिया को क्रॉस करेगा। और दूसरा है सीधा सऊदी अरेबिया से इजराइल और जॉर्डन से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में चला जाएगा। ओके, तो दो डिफरेंट रूट हैं। ये जो नेशंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 47 ट्रिलियन डॉलर। ओके, दैट इज 40% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी। इसके पीछे जो विजन है वो है ब्रॉडर यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड ट्रेड, एनर्जी एंड डिजिटल रेसिलियंस। ये दो तीन चीजों से आगे बढ़ के हमें इसको थोड़ा ब्रॉड बनाना है। It serves as an implicit acknowledgement, acknowledgement किस बात की? That it is time of rise of non-Western power and undeniable shift of the economic and geopolitical center of the world। ये बहुत अच्छा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनता है आपके इस क्वेश्चन के लिए, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो। ओके, इस कॉरिडोर का बनना एक्नॉलेजमेंट है यूएस और यूरोप के द्वारा कि हाँ, वर्ल्ड का जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ सॉरी, इंडिया की तरफ जा रहा है। Ceding more substantial global leadership roles to India, Saudi Arabia and UAE। और ये तीनों ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। India, Saudi Arabia, UAE symbolizes the new world order, while Europe represents the aging post-World War liberal world order. It attempted to portray the IMEC as an alternative to China Belt and Road Initiative। ये बात भी सच है, और मैंने इसके आपको काउंटर भी दिया था पिछले लेक्चर में कि चाइना को आप काउंटर करने के लिए बना तो रहे हो, बट वो ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। जो रेल कॉरिडोर्स वगैरह बन रहे हैं सऊदी अरेबिया में, चाइनीज कंपनी ही इंप्लीमेंट कर रही है। ग्रीस में आप जिस पोर्ट पर कनेक्टिविटी कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में, वो ग्रीस पोर्ट चाइनीज कंपनी मैनेज कर रही है। उसी तरह इसराइल का हाइफा पोर्ट हमारा अडानी ग्रुप मैनेज कर रहा है। ऑलराइट, तो ब्रिक ग्रुप में तो ये सब मेंबर बने ही हैं। आईएमएसी सिग्निफाई द राइज ऑफ वेस्ट एशियन सिस्टम। Within this system, India, Saudi Arabia, UAE, Oman, Egypt are progressively integrating beyond energy, remittances, and ideology. It represents another attempt to bring Saudi Arabia and Israel together under a single transcontinental framework and contributes to ongoing US-backed efforts to secure normalization of agreement। मैं कई बार बता चुका हूँ ये इसराइल और सऊदी अरेबिया वाला इशू। The goal is to prevent a loose coalition of states। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने आपको पिछले दो तीन लेक्चर में लगातार बताया है फ्रंट पेज पर ही कि कैसे ये एक अलग ही इनका अलायंस बनता जा रहा है, ऑलमोस्ट ड्यू टू यूएस प्रेशर, ठीक है। ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ये इनका एक ग्रुप बनता जा रहा है। तो उसको रोकने का भी एक कोशिश है ये, ठीक है। चाइना, रशिया, ईरान फ्रॉम डोमिनेटिंग द सुपर कॉन्टिनेंट बाय स्ट्रेंथनिंग द प्रोफाइल ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, सऊदी अरेबिया, जापान, enabling them to project economic and geopolitical influence। ओके, तो यूएस यूरोप इसलिए इनेबल कर रहे हैं इंडिया को, सऊदी, यूएई, ताकि ये थोड़े स्ट्रांग रहें, ताकि ये जो नेक्सस बन रहा है चाइना, रशिया और ईरान का, इसको रोका जा सके। Now, bloc's most ambitious effort to attain geopolitical significance and unity outside the European mainland in the new multipolar reality by embracing this transoceanic framework।
The launch of IMEC marks a significant milestone in the ongoing global shift of power towards the East. The commitment of the US, Europe, and emerging powers such as India, Saudi UAE to promoting a more balanced and interconnected Eurasian order. The success of IMC depends on several critical factors like realistic assessment of each nation's rationale for participation beyond MOU. ठीक है, MOU तो साइन कर लिया आप लोगों ने, बट आप कितना सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर ये देखना होगा। दूसरा, जो भी लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड क्लीन हाइड्रोजन एंड प्रोएक्टिवली एड्रेसिंग दी पोटेंशियल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हाउदी रेबल्स जो यमन में उन्होंने अटैक किया था सऊदी की एक रिफाइनरी पर ड्रोन से, राइट। IMEC proved successful, it could serve as a blueprint for other transcontinental initiatives aiming to establish more balanced Eurasian structure. ओके, फिर बाकी नगोर्नो काराबक्श का जो इशू है अजरबैजान अर्मेनिया के बीच, इस पे ऑलरेडी मेंस 450 सीरीज में मैंने लेक्चर बनाया, वहां से देख सकते हैं अगर जानने की इच्छा हो तो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट में ट्वीक PLI स्कीम फॉर 3 सेक्टर्स। अब देखिए मुझे आपको इन 3 सेक्टर्स में ना, एक तो ये ड्रोन्स में मुझे आपको नेशनल ड्रोन पॉलिसी करानी है, वो मैं आपको मेंस 450 में कराऊंगा, और टेक्निकल टेक्सटाइल करा दूंगा बिकॉज दीज आर यू कैन से समथिंग फ्यूचर। और ऑलराइट, ये टेक्निकल टेक्सटाइल आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो खुद से पढ़ लेना, और अगर आपको 450 सीरीज में पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये 2 सेक्टर अलग से करवाने हैं मुझे आपको, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और मेंस में भी, ठीक है। इसको ये लोग रिव्यू करना जा रहे हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर में दे वांट टू इंक्रीज द टाइम फॉर अवेलिंग इंसेंटिव्स कुड बी एक्सटेंडेड। टेक्निकल टेक्सटाइल में मोर क्लैरिटी ऑन कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स दैट क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव्स। ओके, in textile, expanding the definition of certain other products in the technical textile segment, right? ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट के लिए भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सब मैं आपको अलग से means 456 में कराऊंगा, national drone policy and all. Okay, so please do let me know in the comment section if you are liking the 450 series. I will continue it, otherwise I will stop that. All right, so thanks for joining, have a great day and keep learning.